नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे हम अपने यूट्यूब चैनल पे रीट का कंबाइंड बैच प्री और मेंस का साइकोलॉजी का पूरा बैच एकदम फ्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिलेबस है, ये मैंने आपका निकाल कर रखा हुआ है। सिलेबस से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीट में कुछ तो ऐसे टॉपिक हैं जो प्री में है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो मेन में है। प्री में कौन कौन से हैं, मेन में कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी के लिए बस एक बात याद रखनी है आपको। ये जो पहला वाला है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, अकेला ऐसा टॉपिक है जो मेन पेपर में है। मेन मतलब दूसरा पेपर जो टीचर का होता है, शिक्षक भर्ती का जो पेपर होता है, उसके लिए ये टॉपिक है। और सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं अपने, सारे के सारे प्री पेपर के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक है, इनके बारे में, इनमें क्या बताया गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान, क्या बताया गया है। शैक्षिक मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान है, इसकी जो पूरी हिस्ट्री है, अब तक मनोविज्ञान में क्या हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अब ये हो गया, इसमें मनोविज्ञान का इतिहास, प्रकृति, अर्थ और इसमें क्या क्या आता है, किस चीज़ का अध्ययन होता है, सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है अपना चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास में क्या है, बाल विकास में किसी भी बच्चे का बर्थ से पहले से, बर्थ से नहीं, बर्थ से पहले से, बर्थ से पहले से मतलब जब भी बच्चा, जो साइंस में हम पढ़ते हैं ना, उसी तरह से जैसे बच्चे का भ्रूण में जाता है उसी टाइम से, और जब तक वो 19 या 18 वर्ष का होता है तब तक का अध्ययन होता है इसमें। ओनली विकास की बात करें तो इसमें जब से बच्चा स्टार्ट होता है तब से लेकर और उसका जब तक वो जीता है, जब तक का पूरा अध्ययन विकास में आता है। और जन्म से पहले से और 19 साल तक का अध्ययन बाल विकास में आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बालकों का अध्ययन किया जाता है। बालकों के अध्ययन में 19 साल तक क्यों है भाई, आपके दिमाग में ये सवाल भी तो उठेगा ना, 19 साल तक क्यों है, 20 तक क्यों नहीं है, 25 तक क्यों नहीं है। बालक कब तक रहता है, बालक कब तक रहता है, कोई बालक को हम बालक कब तक बोलते हैं, 18 वर्ष तक भी बोलते हैं, बहुत से देशों में 19 तक, 20 तक। तो ये जो बालक है ये कानूनी बालक है। उसी से रिलेटेड मनोविज्ञान में जो रियल में बच्चा जब तक होता है तब तक का अध्ययन लिया। ठीक है, उसके बाद वंशक्रम और वातावरण, मतलब बच्चे का जो वंशक्रम है, उसके जो पूर्वजों से उसने जो लिया है वो वंशक्रम है। वातावरण, उसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है, सारी की सारी बातें डेवलपमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसमें इसके बारे में। इसमें थोड़ा क्वेश्चंस कहते आते हैं, कितने कितने आते हैं, ये बात और डिस्कशन करेंगे। अब जैसे पहला टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान। अब तक 2003-04 से शिक्षक भर्ती है, इसका प्रारंभ हुआ 3rd ग्रेड का, लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, सभी में अब तक जो प्री पेपर हुआ है, नीट का जो प्री पेपर हुआ है, उसमें इसमें से बस 2 या 3 प्रश्न अब तक आए हैं। हर साल 2-3 नहीं, अब तक जितने टोटल पेपर हुए हैं उसमें 2 या 3 आए हैं। और जो मेन पेपर होता है, अब ये प्री में तो है ही नहीं, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसमें से 2-3 प्रश्न अब तक आए हैं। तो मेन पेपर में क्या है, ये सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हर साल 1 या 2 प्रश्न इसमें से आते हैं। ठीक है, अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके पिछला जो पेपर हुआ था 2022 में, प्री जुलाई 2022 में जो पेपर हुआ था, उसमें इसमें से 8 प्रश्न थे। और उससे पहले जो पेपर हुआ था 2021 में, जो एक ही पेपर था, उसमें इसमें से 7 प्रश्न थे। उससे पहले 7 या 8 कुल मिलाकर इस टॉपिक में से 8 प्रश्न एवरेज आ जाते हैं हर वर्ष। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 भी आ जाते हैं,
5 भी रह जाएंगे लेकिन आएंगे जरूर, मेजर पार्ट कवर करेगा ये, ठीक है। उसके बाद लर्निंग, अधिगम। अधिगम में क्या क्या आता है? जो भी सीखता है वो सब अधिगम में आता है। अधिगम का नाम ही सीखना है, तो जो भी बच्चा सीखता है, जो अर्जित चीजें हैं वो सारी की सारी अधिगम में आती हैं। तो अधिगम में हर परीक्षा में 7 प्रश्न आते हैं, आप मान लो 7 आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है ये अभिप्रेरणा, इसी में आ जाती है मोटिवेशन, अधिगम का ही थोड़ा सा पार्ट है। जैसे अधिगम होता है किसी चीज का तो उसके लिए जरूरी है मोटिवेशन, इसीलिए इसी का पार्ट है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या हो सकती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या हो सकती हैं? जैसे दो बच्चे हैं, तो एक का दिमाग तेज चलता है, एक का स्लो चलता है, एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता है। और ये व्यक्तिगत भिन्नता है जो इसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं, वंशक्रम का भी और वातावरण का भी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है सीधा सीधा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पढ़ते समय हमें क्या पढ़ना है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है? कोई भी जो आदमी है उसकी कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है, कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है। जैसे इसको बड़े बड़े जो पहले जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इस पर्सनैलिटी को कई भागों में बांटा है। इसके आधार पे पहले हमारे यहाँ वात पित्त वगैरह ऐसे होती है ना, नाड़ी तंत्र में जो होता है उसके हिसाब से, उसके बाद टाइप के हिसाब से, शरीर की बनावट के हिसाब से, उसके बाद और जो मतलब आदमी को अलग अलग तरीके से, जैसे दो आदमियों में जो भी डिफरेंस होता है वो व्यक्तिगत भिन्नता में आता है। व्यक्तिगत भिन्नता में व्यक्तित्व के बारे में होती है एक तरह, और दूसरी होती है बुद्धि के स्तर के बारे में। बुद्धि के स्तर से कैसे होती है? जैसे किसी का बौद्धिक लब्धि, आईक्यू सुना है आपने? आईक्यू जो होता है वो बुद्धि को मापने की वो है एक। जैसे किसी की आईक्यू अगर 90 से 80 से कम है तो मंद बुद्धि में आएगा, और अगर 120 और 130 से अधिक है तो वो आएगा प्रतिभाशाली में, अत्यंत तेज बुद्धि वाला, ठीक है। ये बुद्धि के हिसाब से, सभी की बुद्धि अलग अलग हिसाब से काम करती है, किसी की कम होती है आईक्यू, किसी की ज़्यादा होती है, उस हिसाब से। और इससे अगला है एडजस्टमेंट, समायोजन। समायोजन में क्या है? समायोजन में ये है, जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे ने चोरी कर ली घर में। अब घर में जब उसने चोरी कर ली तो उसके मम्मी पापा उससे लड़ेंगे, जाहिर सी बात है, इमोरल बात है ना चोरी करना, तो उससे लड़ेंगे। तो वो उस लड़ाई से बचने के लिए कुछ ऐसी युक्तियों का प्रयोग करेगा जिससे उसे वो मार से बच सके या उस लड़ाई से बच सके। जो उन युक्तियों का प्रयोग करता है उन युक्तियों को हम कहते हैं समायोजन। समायोजन की कई युक्तियां हैं, अलग अलग स्तर पे अलग अलग चलती है। जैसे एक उदाहरण के लिए प्रतिगमन, एक युक्ति का नाम है प्रतिगमन, गेट लगा दो। एक युक्ति का नाम है प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या है? जैसे कोई भी आदमी है और उसके साथ छोटे बच्चे हैं, आपने भी किया है प्रतिगमन, सब करते हैं। कैसे करते हैं? आप अपने घर पे हैं, आपका भांजा आया हुआ है, भांजी आई हुई है छोटे, तो आप घोड़ा बन जाते हैं, उसको पीठ पे बैठा के घुमाते हैं, ये प्रतिगमन है। एडजस्टमेंट का ये अभी सिलेबस डिस्कस हो रहा बस। इससे आगे विविध अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता होते हैं, जो अधिगमकर्ता कौन होते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, अधिगमकर्ता क्या, कौन कौन से क्या होते हैं, किसे बोलते हैं अधिगमकर्ता? किसी को है आइडिया? जो सीखते हैं, सीखने वाले, स्टूडेंट वही अधिगमकर्ता है। तो अधिगमकर्ता कितने प्रकार के होते हैं इसमें ये है, प्रतिभाशाली, जिन्हें हम गिफ्टेड बोलते हैं। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, जैसे आपने उदाहरण सुना होगा एक गूगल बॉय का उदाहरण। कंफर्टेबल हो जाओ, क्लास ही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
गूगल बॉय का नाम सुना है सबने? तो गूगल बॉय को क्या बोलते हैं? गिफ्टेड, क्योंकि बहुत कम उम्र में और बहुत ज़्यादा ज्ञान है उसको, है ना ऐसा? तो ये गिफ्टेड है। उसके बाद सृजनशील, क्रिएटिव, जो अपने ये साइंटिस्ट हैं सभी क्रिएटिव होते हैं। भाई आज तक हमारे देश का कोई भी मिशन चांद पे नहीं गया था, मतलब अभी थोड़े दिन से पहले नहीं गया था, प्रॉपर चांद पे लैंडिंग वगैरह नहीं की थी। तो उन्होंने ऐसा बनाया कि जो भी उनका वो था रॉकेट वगैरह जो बनाया, ऐसा बनाया जो चांद पे लैंड किया और फिलहाल है। तो उन्होंने क्रिएटिविटी की ना, कोई भी नई चीज़ बनाई तो क्रिएटिव हो गए, वो क्रिएटिव में आ गए। उसके बाद आते हैं बैकवर्ड, और अपने यहाँ देसी भाषा में यूज में किया जाता है बैकवर्ड शब्द का सबसे ज़्यादा, गांव के लिए। जैसे कोई कौन से गांव का है, फिर कहते हैं अरे ये तो बैकवर्ड गांव का है। बैकवर्ड होता है पिछड़े, जो मुख्य धारा में जो चल रहा है अभी, जो गांव है, जैसे कोई गांव का उदाहरण ले लो, कोई गांव है जो मेन रोड पे है, हाईवे पे है, उसको नहीं बोलते बैकवर्ड। बैकवर्ड उसको बोलते हैं जो रोड से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि वहाँ जो भी सुविधाएं वो कम पहुँच रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है विमंदित, रिटायर्ड, मेंटली रिटायर्ड। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत कम होती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं, उनको बोलते हैं विमंदित, मेंटली रिटायर्ड। अभी इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, खाली सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, CWSN, ऐसे बालक, जैसे कोई दृष्टिबाधित है, पूरी तरह से दृष्टिबाधित नहीं है, अंधा नहीं है, तो दिखाई दे सकता है अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट दे दें तो। जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, बिना चश्मे के मेरे को ये साफ नहीं दिखाई देगा, चश्मा लगा लिया तो साफ दे रहा है। तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है ना, मतलब अगर स्पेशल चीज़ है मेरे पास तो मेरी नीड पूरी हो रही है तो मैं सही हूँ। तो जैसे बहुत से कोई पैर वगैरह में कोई दिक्कत है, फ्रैक्चर है, वो चल नहीं सकता, उसके लिए कोई ऐसी सुविधा हम जैसे व्हील चेयर वगैरह से कैसे भी करके उसको ऐसी सुविधा दे दो वो हर जगह पहुंच सके, कोई भी काम कर सके। ऐसे ही शिक्षा में भी होती है जो समावेशी शिक्षा चलाई गई है। समावेशी शिक्षा सुना है आपने किसी ने? तो इसीलिए चलाई गई है, सभी का जो विमंदित हैं, मेंटली रिटायर्ड हैं, जिनको भी पढ़ाई संभव हो सकती है वो सब पढ़ाई करें, ठीक है। उससे आगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, सीखने सिखाने की जो प्रक्रियाएं, उनके बारे में हमारे NCTE सुना है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसने जो भी मतलब आज तक कदम उठाए हैं इसके बारे में, उनके बारे में पढ़ना है हमें। उनके बारे में क्या है? NCF 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। इसका मतलब समझते हो आप? थोड़ा आइडिया दूं रफली। कोई भी देश में कोई शिक्षा नीति बनती है, कहीं भी कोई भी देश में कोई शिक्षा नीति बनती है, तो शिक्षा नीति का काम क्या है? शिक्षा नीति में बता दिया कि ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये बता दिया। उस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, भाई ये तो पढ़ाना है लेकिन ये कैसे पढ़ाना है, उसके लिए एक रूपरेखा बनाई जाती है। जैसे स्कूल में, आप सभी स्कूल में पढ़े, स्कूल में क्या होता है? एक सिलेबस होता है, किताबें होती हैं, ठीक है। किताब आपको मिल गई, आप टीचर हैं, ये समझ लो आप टीचर हैं, हुई थोड़े बहुत दिन बाद हो जाओगे, अब नहीं है। तो आपको किताब मिल गई और आपको पढ़ा दी, आपने बच्चों को पढ़ा दी। अब आप उनका टेस्ट कैसे लोगे, जानोगे कैसे उन्होंने कितना सीखा? उसके लिए आपको वो जो सिलेबस होता है ना, कोई भी बोर्ड, जहाँ से जिस बोर्ड से आपका स्कूल कनेक्ट है उस बोर्ड से वो मिलता है कि ये सिलेबस है और ऐसे पेपर बनाना है। जो वो गाइड मिलता है वो NCF से ही मिलता है। जो भी शिक्षा प्रणाली है उसको लागू करने के लिए होता है, ठीक है। इससे आगे आकलन, मापन, मूल्यांकन, CCE, सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हाँ, ये जो सारे मूल्यांकन के, ये NCF 2005 के अंदर ही बताया गया है। अब जो नई शिक्षा नीति बनी है इसका भी आने वाला है NCF, इसमें बताया जाएगा। अगर तुम्हारा काम चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं नया भी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। इससे आगे उपलब्धि परीक्षण, मतलब बच्चे ने क्या अचीव किया, इसका भी जो परीक्षण होता है वो भी इसी में बताया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान होता है। जैसे विद्यालय की कोई समस्या है,
उस समस्या को विद्यालय की चार दीवारी के अंदर ही विद्यालय के टीचरों द्वारा, बच्चों द्वारा मिलकर उस समस्या का समाधान खोजा जाए तो क्रियात्मक अनुसंधान है। ठीक है, जैसे सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण होता है जनसंख्या वगैरह का सर्वेक्षण, सर्वे होता है, वो क्रियात्मक अनुसंधान नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की चार दीवारी के अंदर ही होगा। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड और उसमें अगर विद्यालय से बाहर की बात की गई हो तो आप समझ लेना वो है ही नहीं एक्शन रिसर्च। ठीक है, इससे आगे RT 2009 सब जानते ही हैं, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में। और ये कुछ शब्द हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए हो उनके बारे में, जैसे WSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, उसके बाद NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तब कभी कभी आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके लिए A का मतलब क्या है, असेसमेंट, M का मतलब क्या है, मेजरमेंट, E का मतलब इवेल्युएशन, CCE का कॉम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, RT का मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, ये हो गया सिलेबस। अब इस सिलेबस में मैंने शुरू के 2 टॉपिक हैं जो उनका बताया, इनमें से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। आज तक का जितने भी पेपर हुए हैं, तो पहला टॉपिक है रीट प्री में, इसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं आते। आज तक टोटल 2-3 क्वेश्चन आए हैं सभी पेपरों में। ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं, सिलेबस में दे ही नहीं रखा है ही नहीं, तो क्यों आएंगे। और अगर मेंस को जोड़ दें तो मेंस में ये है, और मेंस में हर बार आते हैं इसमें से 2-3 क्वेश्चन। अभी फिलहाल जो मेंस का है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। उन 10 में से जो पिछला पेपर हुआ है इसी में 3 क्वेश्चन थे इसके। इतना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए ये। और बाकी प्री के लिए इसमें थे 2, इसमें से 0 मानो आप शुरू में रीट के लिए। 8 क्वेश्चन इसमें से मान लो, 7 इसमें से, 8 और 7 15। टोटल कितने नंबर की साइकोलॉजी आती है प्री में? 30। 30 में से 15 नंबर कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? बाल विकास और अधिगम। इसका मतलब आधी साइकोलॉजी 2 टॉपिक, बाकी बची हुई साइकोलॉजी आधी। ठीक है, इसमें से भी ऐसे फिक्स है, जैसे अब ये है व्यक्तित्व, इसमें से 2% या 3% आ जाते हैं कभी कभी। बुद्धि में से 1 या 2 आ ही जाते हैं, समायोजन में से 1 या 2 आ ही जाते हैं, और सब में से 1-2 1-2 1-2 करके ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, मेजर जो टॉपिक है वो ये है। इसका मतलब ये नहीं है आगे वाले पढ़ने नहीं है, अगर इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे वाले बहुत सरल हो जाएंगे, बहुत ईजी हैं। मतलब जैसे ये टॉपिक है बुद्धि, इसमें ऐसा समझने वाला बहुत कम है, इसमें फैक्ट्स हैं, वो रटने हैं खाली। हालांकि ना रट के मतलब बहुत सरल तरीके से पेश कर दिए जाएंगे तो हो सकता है याद हो जाए वैसे ही। और सब में से 1-1 2-2 1-1 2-2 ऐसे मान लो आप। मेन है जो फोकस की चीज तो ये है, उसके बाद सारा पढ़ना ही। ठीक है, ये हो गया अपना सिलेबस। ऐसे हो गया किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे समझ में आ ही गया आपके। सिलेबस से रिलेटेड कोई समस्या, ध्यान इधर उधर भटक रहा है? चलो ठीक है। अब पहला ही टॉपिक शुरू करते हैं भाई, है क्या नहीं? सबसे पहला टॉपिक। अब इसके लिए आपको एक कहानी सुनाई जाए, कहानी, साइकोलॉजी और कहानी। वैसे रिलेशन तो नहीं है, फैक्ट से होते हैं थोड़ा, और कहानी टाइप है, मतलब थोड़ा सरल हो जाएगा, आनंद आएगा। इतना आनंद नहीं आएगा पर आएगा। ठीक है, इसमें कहानी ये है मतलब बहुत समय पहले का मतलब ईसा से 400 वर्ष पूर्व, सीधा कहें तो 400 ईस्वी पूर्व, उस समय पे एक ही विषय थी। जैसे आज हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान और मनोविज्ञान, संगीत, मतलब बहुत सारी विषय हो गई हैं, वैरायटी हो गई। पहले एक ही विषय थी, कौन सी? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। ठीक है, उस फिलॉसफी में से धीरे धीरे अपनी अलग अलग विषय बनती गई। तो इसलिए एबिंगहास का नाम सुना आपने किसी? एबिंगहास एक दार्शनिक है, एबिंगहास मनोवैज्ञानिक दार्शनिक मिक्स हैं वो।
उन्होंने एक कथन कहा था कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत गहरा है और इसका जो आज की डेट में जो मतलब इतिहास और दो चीज़ों में अंतर बताता है, इतिहास और हिस्ट्री। हिस्ट्री तो इतिहास ही हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, इसी के बारे में कोड किया था उन्होंने एक साल के लिए। एक सेकंड में देख, अभी बाद में बताऊंगा उसको, छोड़ो, बाद में मैं बता दूंगा जरूर, है ना। तो इसमें अब ये देखो, ये दो शब्दों से बना है, शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें दो शब्द कौन कौन से उपयोग में आए हुए हैं? शिक्षा और मनोविज्ञान। ये दोनों शब्द हैं जो, इनके बारे में आप जानते हो पहले से, शिक्षा के बारे में जानते हो, शिक्षा पहले कैसे चलती थी, पहले से आज तक शिक्षा का इतिहास भी तो जानना जरूरी है ना थोड़ा सा। पहले, बहुत पहले, जब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण थे, उस जमाने से शिक्षा की प्रणाली कैसी थी? गुरुकुल होते थे, गुरु होते थे और कोई किताबें नहीं होती थी। गुरु होते थे, गुरु बरवली ज्ञान देते थे। उसी ज्ञान को, वो ज्ञान कैसा होता था? ज्ञान ऐसा होता था जिससे आदमी एक सामाजिक व्यक्तित्व, अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व का धनी बने आगे चल के समाज, इसके बारे में वो बताते थे। और ऐसे ही मतलब चलती आ रही थी। इसकी एक जो, जैसे चली तो कोई प्रणाली आ रही है, उसका जो नाम होता है ना, तो वो नाम दिया था एडम्स ने। एडम्स नाम के एक व्यक्ति थे, एडम्स। एडम्स ने दिया था इसका नाम। वे ध्रुवीय शिक्षा प्रणाली। दो ध्रुव कौन कौन से हो गए इसमें? शिक्षक और शिक्षार्थी, दो ध्रुव हो गए भाई, शिक्षक और शिक्षार्थी दो ध्रुव हो गए। एडम्स ने दे दिया और चली पुरानी आ रही थी, ठीक है। उसके बाद जॉन डीवी नाम सुना है आपने? सबने सुना है जॉन डीवी। डीवी साहब, वैसे ड्यू भी है, ये डीवी लिख देते हैं। तो डीवी साहब ने दिया है तीन ध्रुवीय शिक्षा प्रणाली, ट्राइपोलर एजुकेशन। ट्राइपोलर में क्या है? इन्होंने ऐसे बताया है जैसे एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए, इसके तीन ध्रुव हो गए। एक ध्रुव हो गया शिक्षक, दूसरा ध्रुव हो गया शिक्षार्थी, छार्थी या छात्र, तीसरा ध्रुव हो गया पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, तीसरा ध्रुव हो गया पाठ्यक्रम। अब इसमें जो शिक्षक है, पहले जो शिक्षक था, पहले ऐसे थे, ये थी जॉन डीवी वाली, और जॉन एडम्स की थी ऐसे। जॉन एडम्स की थी शिक्षक और शिक्षार्थी, डायरेक्ट छात्र, ठीक है। ऐसे थी, ऐसे थी। अब इसमें क्या था? शिक्षक पढ़ाता था सीधा सीधा, कोई किताब नहीं है उसके पास, उसको इसको समाज का एक सभ्य नागरिक बनाना है, ठीक है। और कोई भी जो इसकी विशेष रुचि है किसी भी विषय में, उसको बताना है इसको। इसमें क्या हो गया? शिक्षक शिक्षार्थी को सीधा नहीं पढ़ा सकता कुछ भी, शिक्षक को यहां से गुजरना पड़ेगा अगर शिक्षार्थी को पढ़ाना है तो। ऐसे प्रोसेस हो गई। ऐसे कैसे हो गई? जो शिक्षक है शिक्षार्थी को क्या पढ़ाएगा ये निश्चित कर दिया गया। जैसे हम सिलेबस बोलते हैं, पाठ्यक्रम। अभी जैसे मैं आपको, आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं, अभी के लिए मैं शिक्षक हूं, आप शिक्षार्थी हो, और मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, क्या बता रहा हूं? जो आपका सिलेबस है वही तो बता रहा हूं ना। अगर ये प्रणाली नहीं होती जॉन डीवी वाली, अगर आज भी यही प्रणाली होती, तो शायद मैं आपको ये नहीं बताता।
तो आपको मैं वो बताता जो 5 मिनट का बीच बीच में ज्ञान गुरुजी देते हैं ना, सभी देते हैं, वो बताता। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जो बहुत जरूरी चीज है, छोटी परीक्षा में भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ी में तो आ ही जाते हैं, अपनी रीट में तो आ ही जाता है कभी कभी। कैसे आता है? शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर। 3 तरह के चर होते हैं इसमें। शिक्षक है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। शिक्षक हो गया स्वतंत्र चर। स्वतंत्र कैसे है? शिक्षक पर किसी का कोई दबाव नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया पाठ्यक्रम? ये हो गया मीडिएटर, मध्यस्थ चर, मध्यस्थ, मध्यस्थ चर। ये शिक्षक और शिक्षार्थी में मध्यस्थता कर रहा है ना। शिक्षक शिक्षार्थी को क्या पढ़ाएगा, शिक्षार्थी शिक्षक से क्या पढ़ेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मध्यस्थ चर। भाई यही तो डिसाइड कर रहा है। और शिक्षार्थी कौन हो गया? आश्रित चर। अब यहां एक जगह कंफ्यूजन आता है, ध्यान करना। आश्रित, ये तो हो गया इसका नाम, आश्रित। अब एक क्वेश्चन आता है और वो हमें कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूज होकर हम इसका गलत उत्तर दे देते हैं। कंफ्यूजन की बात का है, जो आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, ये बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। आप सभी ने सुना है, एनसीएफ 2005 कहता है, एनसीएफ आरटी 2009 कहता है, अब जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है ये कहती है, क्या कहते हैं ये? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। बाल केंद्रित का मतलब जो बालक के मन में आए वो अच्छा है, वही होगा, उसी के हिसाब से होगा। तो इसको हम सुन के, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को हम सुन के, और प्रश्न में यह आ जाए आश्रित चर कौन सा है या स्वतंत्र चर कौन सा है, यह आ जाए स्वतंत्र चर कौन सा है, तो हमारा ध्यान सही बताना कौन सी जगह जाएगा? सबसे पहले छात्र पे ही जाएगा ना। बाल केंद्रित है, बालकों की इच्छा से काम हो रहा है, स्वतंत्र कौन हुआ? बालक। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना, स्वतंत्र शिक्षक है, बालक शिक्षक पे आश्रित है, पाठ्यक्रम पे आश्रित है, लेकिन वो पढ़ने के लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, प्रणाली अब समझ में आ गई? ठीक है भैया। अब इसके बाद शिक्षा हो गई, यहाँ शिक्षा की प्रणाली हो गई। फिर शिक्षा के बारे में, शिक्षा का मतलब उद्भव कैसे हुआ? शिक्षा का उद्भव संस्कृत की शिक्ष धातु से हुआ, ये सबने पढ़ा होगा, सब जानते हैं, नॉर्मल बात है। शिक्षा का उद्भव संस्कृति शिक्ष धातु से हुआ, जिसका अर्थ क्या है? जानना या जान लेना, है ना। और लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुकेटम शब्द से हुआ है, उनका अर्थ भी यही है, जानना। ठीक है, ये वैसे प्रश्न आते नहीं है, बहुत कम चांस है जो आ जाए। ठीक है, ये शिक्षा के बारे में हो गया थोड़ा सा। अब मनोविज्ञान के बारे में भी होना जरूरी है। जैसे हमने शिक्षा के बारे में किया है, ऐसे ही मनोविज्ञान के बारे में समझ। शिक्षा का सब समझ गए? कोई दिक्कत शिक्षा में? शिक्षा में तो कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, तो अब समझो मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान का अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भाई कोई भी विषय को हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका अर्थ पता आना होना चाहिए। जैसे शिक्षा पढ़ी थी, शिक्षा का अर्थ क्या है? जानना, शिक्ष धातु से हुई है, ये पढ़ा था। ऐसे ही अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब ये कहाँ से आई, कैसे आई, ऐसे। ठीक है, इसमें सबसे पहले दर्शन शास्त्र मैंने आपको बता ही दिया, फिलॉसफी है दर्शन शास्त्र का मतलब। तो इसमें जो मैं कहानी बता रहा था वो रुक गई, शायद कहानी बता रहा था मैं कुछ, है ना। कहानी यह है कि यूनान देश है, जो यूरोप है उसमें देश पड़ते हैं, यूनान, ग्रीस और इटली और ये जो जर्मनी, ये सभी यूरोप में पड़ते हैं ना। तो यूनान देश है, यूनान देश के एक व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति कैसे? पागल। पागल कैसे? बहुत ज्यादा पागल। जैसे आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, भाई कोई समझदार, आपको पता चला कि ये बहुत समझदार व्यक्ति है, बहुत जानकार है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, तो वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ जाते थे, उत्तर नहीं देते थे। तो ऐसे करके इसको पागल कहने लगे, जो सुकारात जी हैं इसको पागल कहने लगे।
लेकिन ये बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक बात की थी जो आज भी लागू होती है और बिल्कुल सही है। कैसे? इन्होंने कहा था कि आदमी अगर ये जान जाए ना कि वो कुछ नहीं जानता, तो समझ लो वो कुछ ना कुछ जान गया। आदमी अगर ये जान जाए कि वो कुछ नहीं जानता, तो समझो कि वो कुछ जान गया। मतलब आजकल हमारे समाज में आजकल क्या पहले से ही चली आ रही है कि कोई थोड़ा सा जान जाता है तो वो समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और इसके लिए हिंदी के कवियों ने बहुत अच्छा व्याख्याएं की हैं। अधभर गगरी छलकत जाए, है ना, भरी हुई गगरी कभी नहीं छलकती। तो ये वही है, ये विनम्रता का प्रतीक है। विनम्रता इसी से तो आती है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ये भाव हो गया मैं सब कुछ जानता हूँ, तो विनम्रता रह जाएगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो ये है सुकरात, ये लैटिन मतलब लैटिन और ग्रीक ये तो भाषाएं यूनान की हैं, तो यूनान देश के थे ये। मतलब इनका काम क्या था? ये दर्शन शास्त्री थे। ये ऐसे ही मतलब आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे किस भाव से कैसे बोल रहा हूँ, आप तो खाली मेरी बातों को सुन के जो ग्रहण करने की चीज़ें वो ले रहे हैं। इनका क्या था कि ऐसे ही क्यों बोल रहा है। कोई आदमी गुस्से से बोल गया तो ये कहते थे ये गुस्से से क्यों बोला, मतलब हर बात पे इसको प्रश्न खड़ा करना था इनको। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी की। फिर इनके बाद यहीं के थे प्लेटो। प्लेटो आपने सबने खूब सुना होगा, राजनीति विज्ञान में भी सुना होगा, अर्थशास्त्र में भी कहीं ना कहीं ये आ ही जाते हैं। सब विषय में क्यों आ जाते हैं? जैसे राजनीति विज्ञान में कैसे आ गया इनका नाम, हिस्ट्री में कैसे आ गया, और विषय में नाम इसीलिए आ गया, पहले जो दर्शन शास्त्र थी ना, ये सभी विषय इसी के अंदर चलती थी, इसलिए इनका नाम हर विषय में देखने को मिल जाता है। तो ये जो थे, इन्होंने आदमी के जो आत्मा है इसके बारे में स्टडी किया कि भाई आदमी के अंदर जो आत्मा है वो है भी या नहीं है तो कैसी है, इसके बारे में इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, जानना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले सुकरात ने, उसके बाद इनके साथ प्लेटो आ गए। ये बात कब की चल रही है आपको पता है? 400 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद ऐसे चलते 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 अरस्तु आ गए, इनसे थोड़े बाद में आए। अरस्तु आ गए, फिर देकार्ते नामदार ये आ गए। फिर ये है, ये जो एक अलग आदमी है, ये इनके साथ का नहीं, ये तो इनके आपस में से ये गुरु, ये उसका शिष्य, ये उसका शिष्य, ये उसका शिष्य, ऐसे चलता आ रहा है। ये अलग से आए हैं, रूडोल्फ गोएकले, इसका नाम भी आपने सुना ही होगा। तो इन्होंने अगर ये आए ना, मनोविज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से, या तो ग्रीक या यूनान, ग्रीक तो यूनान की है और लैटिन भाषा जो इटली, इन दोनों देशों में से कोई सी एक ऑप्शन में आएगी। पहले आपको ग्रीक करना है, अगर ग्रीक ऑप्शन में ना हो तो लैटिन करना। ठीक है, मनोविज्ञान किस मतलब की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, ये आए तो कुछ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आत्मा के बारे में मतलब स्टडी चालू की। तो अरस्तु ने नाम दिया सबसे पहले आत्मा। आत्मा शब्द है ये सबसे पहले अरस्तु ने। और जो लोगस का अर्थ समझ रहे हो आप? अध्ययन। लोगस का मतलब है ग्रीक भाषा में अध्ययन। अध्ययन और लोगस शब्द है, ये दिया सबसे पहले देकार्ते ने। ये शब्द लिखे हुए हैं ना इनके सामने, आत्मा दिया अरस्तु ने और अध्ययन दिया देकार्ते ने। अब ये बीच में जैसे कोई दो किसी बात पे रिसर्च कर रहे हैं और तीसरे को उनकी जानकारी है, ऐसे दोस्त ज़्यादा करते हैं, दोस्त लोग होते हैं ना, ऐसे ज़्यादा करते हैं। ये हालांकि दोस्त नहीं थे, तो इनको जानकारी थी उन दोनों के बारे में कि वो ऐसे स्टडी कर रहे हैं कोई। तो उन्होंने जैसे ये दो शब्द दिए ना, इन दोनों शब्दों को मिला दिया। इनसे पहले इन्होंने अलग अलग शब्द दिए, इन्होंने इन दोनों शब्दों को मिला दिया और एक पुस्तक प्रकाशित कर दी, साइकोलॉजिया, 1590 में। ये मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक बताई जाती है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक नहीं है। ये उस टाइम, ये क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम जो मनोविज्ञान है वो अलग से सब्जेक्ट विषय नहीं बना था, उस समय दर्शन शास्त्र का ही था, इसलिए इसको बहुत से मान लेते हैं, बहुत से नहीं मानते हैं। अब आपका कॉमन सेंस है वो काम करेगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो अपने कॉमन सेंस से आप कर दोगे। ठीक है, उसके आगे ये विश्व की, देखो ये विश्व की मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक है,
लेकिन ये फिलॉसफी थी उस टाइम, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। ये रहा एबिंगास का जो मैं बोल रहा था ना, वो मिल नहीं रहा, ये रहा एबिंगास। एबिंगास ने क्या कहा था, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ये क्यों कहा था इन्होंने? अतीत कब से स्टार्ट होता है इनका? 400 ईस्वी पूर्व से मनोविज्ञान का अतीत हो गया ना स्टार्ट। और इतिहास कब से स्टार्ट होता है इसका? 1879। 1879 से का इतिहास स्टार्ट होता है। कब? जब विलियम वुंट ने लिपजिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, तब से इनका इतिहास स्टार्ट होता है। तो इतिहास तो 1879 लगभग 1900 शताब्दी में हो रहा है, तो कहाँ 400 ईस्वी बात है, तो अंतर आ गया ना, इसलिए एबिंगास ने कहा था। अब जो ये एबिंगास का जो ये है ना कोट, ये आ जाता है, कई बार आ चुका है अब तक, ये सीधा सीधा ही आता है, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। यह पंक्ति किसने कही, ये शब्द किसके हैं? एबिंगास। याद रखने वाली चीज, ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से चरणों में हुआ। सबसे पहले हम कहाँ थे? आत्मा का विज्ञान, 400 ईस्वी पूर्व, जब ये जो रूडोल्फ गोएकले साहब ने ये किताब लिखी थी, उसी टाइम पे क्या नाम था इसका? आत्मा का अध्ययन। 400 ईस्वी पूर्व से, और कब तक चला ये? 16वीं शताब्दी तक। तभी तो इन्होंने लिखी है ना ये, तब तक चला है ये। अब इन्होंने बता दिया कि मनोविज्ञान क्या है। कोई क्वेश्चन पूछेगा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन कैसे? आत्मा कैसे काम करती है, कैसे है या नहीं है, इस बारे में, ठीक है, इन्होंने बता दिया। अब अगले कांट महोदय हुए, कांट को आपने सुना होगा, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं कांट साहब। तो कांट महोदय, पैम्पोनोजी, हॉब्स और लिबनिज। अब ये आपको बताया ना आत्मा का अध्ययन के सपोर्टर कौन कौन थे, किस किस ने बताया था आत्मा का अध्ययन है। मैंने जो ये नाम लिए ना, ये सब हैं। रूडोल्फ गोएकले भी इनमें शामिल हो जाते, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते, रूडोल्फ गोएकले। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा आत्मा का अध्ययन किसने बताया है, किसने नहीं बताया है, ये आ जाए तो इनमें से 3 नाम होंगे, कोई से भी एक नाम कोई और आ जाएगा। अगर कौन से ने बताया तो इनमें से एक नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये मन का अध्ययन है, जो ये 17वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। तो सवाल ये उठता है कि मन का अध्ययन क्यों आया नाम? भाई जब आत्मा का था तो सही चल रहा था, फिर उसको बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? ऐसे तो है नहीं कि भाई आपको रीट के सिलेबस में ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने दे दिया हो और 2-4 देते जाएं, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि मनोविज्ञान पहली बात तो एक विज्ञान है, ये बात आप सब जानते हैं, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। विज्ञान का नियम क्या है? परिवर्तनशील। विज्ञान परिवर्तनशील है। आज हम इसको मान रहे हैं, कल को कोई इससे आगे की खोज कर दे, हम उसको मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं ये गलत है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में जो ज्ञान है, जो चीज़ अवेलेबल है, उसके आधार पर ये है। आगे कोई और जानकारी हो जाएगी तो आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। ऐसे करके तो ये जो कांट महोदय, सबसे ज़्यादा योगदान है कांट और पैम्पोनोजी का है, हालांकि इनका भी योगदान। तो इन्होंने क्या किया, आत्मा के अध्ययन को खारिज करने लग गए। कैसे करके? कि भाई आत्मा का अध्ययन है, चलो मान लिया मनोविज्ञान, पर आत्मा कहाँ है, तो कैसी होती है? भाई आत्मा से आप आत्मा के बारे में साबित करवाने लग गए इनसे। उससे पहले कोई क्वेश्चन उठा नहीं इन पे, तो ये नहीं कर पाए। फिर इन्होंने कांट महोदय, पैम्पोनोजी, हॉब्स, लिबनिज, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आत्मा कुछ होती है। ये जो मनोविज्ञान है, ये मन का अध्ययन है। भाई मन तो होता है, मन की जानकारी कैसे है? भाई अब हम यहाँ हैं, अभी हम अमेरिका के बारे में सोचें तो अमेरिका पहुँच गए, आंख बंद करते ही कहीं से कहीं पहुँच जाते, तो मन ही तो ले जा रहा है ना। तो इन्होंने ऐसे करके मतलब अच्छी तरीके से ये भी सिद्ध नहीं कर पाए, पर इनसे ज़्यादा अच्छे से सिद्ध कर दिया कि मन होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। फिर थोड़े बहुत दिन, अब 100 साल के समथिंग चला है, 17वीं से 18वीं शताब्दी। थोड़े बहुत दिन बाद फिर आए ये विलियम वुंट के ही शिष्य थे टिचनर और फिर विलियम जेम्स। ये कहाँ के? ये दोनों तो जर्मनी के हैं और ये अमेरिका के, विलियम जेम्स अमेरिका, ठीक है।
अमेरिका में इनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है आज भी। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। तो ये जो विलियम वुंट थे और इनके शिष्य थे टिचनर, इन्होंने डिस्कस किया कि भाई मन का अध्ययन होता है। तो जैसे उन्होंने उनसे कहा था, प्लेटो और अरस्तु देकार्त थे, उनके बारे में कहा था कि भाई आत्मा कैसी होती है तो कहाँ होती है, ऐसे वह पूछा था। तो उन्होंने इन पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि मन कहाँ है, ऐसे मन के बारे में बताओ। मन का भी कोई नहीं मिला इनके पास आंसर। तो इन्होंने चेतना बता दिया। चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना क्या है? जिससे हम सोच पाते हैं। सोच पाते हैं ना, रात में जो सपने देखते हैं वो क्या है? चेतना है? नहीं, वो चेतना नहीं है, वो है अचेतन। जो मन के जो भाग थे, मन के भाग करे थे ना 3, कौन ने किए? मन के भाग। फ्रायड का नाम सुना है? उन्होंने किया था ना स्वप्नों पे अध्ययन वगैरह, तो उन्होंने किए थे। तो इसमें इन्होंने कॉन्शियसनेस बताया, जो मतलब हम सोच पा रहे हैं वही है, ये मन है। इनसे अच्छी व्याख्या कर दी इन्होंने। तो अब कौन का नाम चल रहा है? चेतना वालों का। अब क्या है? मनोविज्ञान, चेतना का अध्ययन। शताब्दी कौन सी चल रही है? 19वीं। 19वीं शताब्दी कब से कब तक होती है? 1801 से लेकर और 1900 तक, 1900 से पहले पहले, ठीक है। तो जब तक क्या चलने वाला है? चेतना। अभी बीच में क्या हुआ? आपने सुना है फ्रॉइड? फ्रॉइड थे एक डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट थे, डॉक्टर थे। तो उन्होंने क्या, वो मतलब जो और पास कर उनके मरीज आते थे, वो ऐसे ही मरीज आते थे, वो उनका अध्ययन कर रहे थे। तो उस अध्ययन में वो किस चीज का अध्ययन कर रहे थे? वो कर रहे थे सपनों का अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, ऐसे वो अध्ययन वगैरह कर रहे थे। तो उस अध्ययन में उन्होंने एक चीज सिद्ध की, जैसे आपने बर्फ को कभी पानी में डाला है? पानी में बर्फ देखी होगी। उसी प्रकार से जैसे यह है बर्फ है और ये इसमें पानी भरा हुआ है। तो फ्रायड साहब ने इनको बताया कि जो आप जिसको कॉन्शियसनेस, चेतना बोल रहे हैं, वो ये है बस, जो दिखाई दे रही है बाहर से, इतना हिस्सा है जो ये है चेतना। आप सारा का सारा जो मन का स्ट्रक्चर है उसको तो बता ही नहीं रहे। इसमें तो ये आधा दबा हुआ है, इसके बारे में तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। भाई अगर चेतना है मनोविज्ञान, चलो इन्होंने मान लिया चेतना मनोविज्ञान है, तो उन्होंने कहा ये बताओ सपने कैसे देख लेते हैं? सपने में तो चेतन नहीं होता आदमी, फिर वो सपने कैसे देख लेता है? तो उन्होंने जब इनके बारे में ये कहा कि सपने कैसे देख लेता है, जब उन्होंने ये बताया तो इसमें ये निकला कि 1/10 भाग है जो, वो है कॉन्शियसनेस खाली। जो 9 भाग हैं वो अचेतन हैं या अवचेतन हैं। तो ये खारिज होने लग गई बात। भाई इन्होंने पूरी विषय का नाम बता दिया, वो है सिर्फ एक ही भाग, टोटल 10 भाग हैं, खारिज होने लग गया। तो ये जो खारिज होने लग गया, तो उससे पहले जो खारिज हुआ था, उससे पहले तो मनोविज्ञान है ना, ये स्पेशल जो सब्जेक्ट बना दी गई चेतना के आधार पे। अभी मन का कॉन्सेप्ट आने से पहले चेतना के आधार पर विलियम वुंट ने उससे पहले ही ये अलग से सब्जेक्ट बना दी। और सब्जेक्ट कैसे कैसे बनी? 1879 में कार्ल मार्क्स विद्यालय में एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी मनोविज्ञान। इसमें ये कर दी तो ये अलग से सब्जेक्ट बन गई। अब कोई दिक्कत नहीं थी उनको। अब उसके बाद हो रहा है जो ये हो रहा है, उन्होंने प्रयोगशाला बना दी, अलग से सब्जेक्ट बन गई। अब मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? मनोविज्ञान को जो, जैसे कोई भी सब्जेक्ट चल रही है, उसमें से स्वतंत्र विषय किसने बनाई? मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय किसने बनाया? जिन्होंने वो प्रयोगशाला की स्थापना की। तो मनोविज्ञान के ऑफिशियली जनक कौन हो गए? विलियम वुंट हो गए ना क्वेश्चन से। विलियम वुंट उसके मनोविज्ञान के जनक हो गए, उन्होंने स्थापना कर दी। क्यों कर दी? क्या हुआ देखो इसमें सीधा है, साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग एक स्वतंत्र विषय घोषित कर दिया। जैसे अलग विषय बनी तो अलग से बन गई। उसके बाद अब फ्रॉइड साहब ने ये थ्योरी दे दी
कि भाई ये तो गलत बता रहे हो आप, विषय तो बना दी चलो ठीक है, लेकिन इस विषय में ये तो गलत बता रहे हो आप तो एक ही भाग बता रहे हो, 9 भागों को कौन बताएगा। अब आगे आ जाते हैं साहब, इन्होंने 2-4 विधि वगैरह दी थी इसमें, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हो गए। उसके बाद इनके शिष्य थे जो टिचनर, उन्होंने इसकी एक विधि दी मनोविज्ञान के अध्ययन की। भाई इसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है, इन्होंने विधि दी आत्मदर्शन या आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसका मतलब क्या है कि आदमी अपने खुद के मन में जो चल रहा है उसको बता दे, और यही है मनोविज्ञान। जैसे कोई आदमी आया, उसको बैठाया लेबोरेटरी में, अब उसको चित्र दिखाए, एक नेचर का चित्र दिखाया, एक बच्चों का चित्र दिखाया, एक वाहनों का, सड़कों का, ऐसे अलग अलग तरह के चित्र दिखा के पूछा आपको अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में, अब क्या चल रहा है। तो इसमें एक बात होने की संभावना है या नहीं। जैसे आपको कोई ले जाए और आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आपसे पूछे, तो आप हो सकता है आप मन ही मन में ये गाली दे रहे हो उसको, ये क्यों ले आया यहाँ, क्या करवा रहा है, मन ही मन में कुछ भी हो सकता है। आप वैसे ही कह रहे हो, ये खतरा था ना, सब्जेक्टिव होने का खतरा था ना, आदमी अपने हिसाब से कुछ भी बता सकता है, इसलिए ये अच्छे से नहीं चल पाई। बाद में वाटसन महोदय ने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कौन सी दी, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन करके व्यवहार को ऑब्जर्व करके तो पता पारा जाता है इसका। अब इन्होंने 3 तत्व बताए चेतना के, सेंसेशन संवेदना, इमेज प्रतिमा, एफेक्शन भाव, ये 3 उन्होंने इसके वो बता दिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको, विलियम जेम्स अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक थे। इनकी जो एक पुस्तक है, पुस्तकों का नाम वैसे परीक्षा में आता नहीं है, कोई चांस नहीं है पुस्तक का किसी का भी नाम परीक्षा में आए ये पुस्तक किसने लिखी, फिर भी बाई चांस आ जाए 2-4 जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है उनके नाम याद रखने की जरूरत है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 ये लिखी थी विलियम जेम्स ने। तो इसी पुस्तक के आधार पे विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना गया, ठीक है। अब ये चेतना के अध्ययन की जो कमियां हैं ये बताई थी मैंने आपको, अभी बताई थी ना, अभी बर्फ का टुकड़ा वही है। चेतना के अध्ययन में कमियां क्या हैं, अब चेतन और अचेतन गतिविधियों के बारे में बात ना करना, बता दिया मैंने। उसके बाद जानवरों के अध्ययन को, हाँ एक कमी ये भी थी, आदमी तो कॉन्शियस से बता देगा कि ये चल रहा है ये चल रहा है, लेकिन जानवर कैसे बताएंगे, वो तो बोल भी नहीं सकते ना, तो ये भी इसकी कमी है। तो सिगमंड फ्रायड कौन थे, मैंने आपको बता ही दिया, डॉक्टर थे, एक साइकेट्रिस्ट थे। और इनकी बुक कौन सी थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये लिखी थी 1900 में। इसी किताब में इन्होंने वो बर्फ के टुकड़े वाली बात बताई थी, उसी के आधार पे ये खारिज होने लग गया ना। अब फ्रायड साहब से वो कहने लगे चलो ये नहीं है, मान लिया आपकी बात मान ली, तो आप बताओ क्या है। अब उनके पास भी कोई जवाब नहीं इसका, तो वो क्या बताएं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो ये तो ऐसे एक सब्जेक्ट का नाम देना है ना इसमें, वो तो डायरेक्ट टॉपिक बता रहे हैं, इसमें टॉपिक ये है, सब्जेक्ट का नाम बताओ, ऐसे बात चलती आई। उसके बाद व्यवहार का अध्ययन के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था विलियम मैकडोगल ने। विलियम मैकडोगल नाम सुना होगा, विलियम मैकडोगल ने बताया था कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1905 में। कब लिखी थी, 1905 में। इस पुस्तक में मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के आचरण का अध्ययन बताया था। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था 1905 में। तो 19वीं शताब्दी तक वो क्या चल रहा था, चेतना का अध्ययन चल रहा था ना, उसके बाद आएगा ये। तो यहाँ नाम होने की संभावना क्या हो गई, आचरण का अध्ययन। चेतना के बाद आचरण का होने की संभावना हो गई। इनसे पूछा गया आचरण को कैसे कैसे कर सकते हो, तो ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए। उसके बाद चलते गए, फिर उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, 1908 में लिखी उन्होंने दूसरी पुस्तक। इस पुस्तक में रिवाइज करके आचरण के स्थान पर व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम मनोविज्ञान में प्रयोग किसने किया, विलियम मैकडोगल ने। ये याद रखना है क्योंकि जेबी वाटसन का नाम तुरंत ध्यान आता है, याद रखना है इन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद जब ये नहीं दे पाए
ये बता तो रहे हैं लेकिन ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पा रहे। सिद्धि नहीं कर पाओगे तो वैसे बन ही नहीं सकती। उसके बाद आए जेबी वाटसन साहब। वाटसन साहब का एक बहुत फेमस कोट है, क्या है? तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें जो आप चाहें वो बना सकता हूँ। डॉक्टर, चोर, भिखारी, इंजीनियर, जो आप बोले वो बना सकता हूँ। तो अगर ये ऐसे बन सकता है तो इसमें एक चीज सिरे से खारिज हो जाती है ना। क्या खारिज हो जाती है? जीन्स। आदमी के जीन्स तो इसमें काम कर ही नहीं रहे। काम कर रहे हैं जीन्स, इसमें क्या काम कर रहा है? व्यवहार, एनवायरमेंट। तो वाटसन इतने बड़े व्यवहारवादी हुए, आज भी व्यवहार का अध्ययन है और कल बदल भी सकता है, लेकिन ये इतने बड़े व्यवहारवादी थे, इन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे को आप 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, आप जो चाहें वो बना सकता हूँ। तो एनवायरमेंट से कुछ भी कर सकते थे ना ये, तो इन्होंने ऐसा किया भी। इन्होंने ये बताया था, इसके आधार पे कई विद्यालय चले यूरोप में, उन विद्यालयों में ऐसा होने भी लगा। लेकिन जो बच्चे की खुद की इच्छा से कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए सरकार ने इनके विद्यालय को बंद किया। भाई आप अपने हिसाब से कैसे बना सकते हो? उसकी इच्छा हो ही नहीं ये बनने की, इसलिए इन्होंने ये बाद में बंद किया। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन है। कथनों में कोई बात, मतलब पूरा कथन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इन कथनों को क्या बोलते हैं? परिभाषा आएगी। और साइकोलॉजी का सबसे बड़ा डर, मनोविज्ञान का सबसे बड़ा डर परिभाषा। इतनी सारी परिभाषाएं हैं और कोई एक आएगी या 2 आएगी या तो ना भी आए, है कि नहीं? तो इसमें ऐसे डरने की बात नहीं है। इसको कैसे पढ़ना है, इसमें हर आदमी ने कोई बात अलग कही है जरूर, जब ही अलग अलग है ये परिभाषा। ये थोड़ा अंतर है लेकिन अंतर है। सबसे पहला है वुडवर्थ साहब का। वुडवर्थ साहब क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर उसने अपनी चेतना खो दी। अब इसका संबंध व्यवहार से बना हुआ है। तो ये बात कौन सी है? ये बात वो है जो मनोविज्ञान का विकास के चरण हमने पढ़े हैं। वुडवर्थ साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना खो दी, उसके बाद आज इसका संबंध किससे बना हुआ है? व्यवहार से। तो सीधा सीधा कहा है, इसमें कोई याद रखने वाली बात है ही नहीं, खाली नाम याद होना चाहिए। वुडवर्थ साहब ने कहा है, ठीक है। उसके बाद वुडवर्थ की ही दूसरी परिभाषा है, मनोविज्ञान अपने पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने कहा है कि एक जो कोई एनवायरनमेंट है उसमें जो भी आदमी है कोई, उसकी जो क्रियाएं हो रही हैं वो कोई भी, जैसे आप समाज में रह रहे हो, समाज को एक पर्यावरण मान लो, समाज में कोई आदमी कैसे रहता है, विनम्र, अविनम्र, अलग अलग तरीके से रहते हैं सभी। तो जो उस व्यक्ति का मतलब आप ऑब्जर्वेशन से अध्ययन करते हो, दूर से देख रहे हो वह कैसे रह रहा है, वही मनोविज्ञान है। इन्होंने ये बता दिया। वाटसन ने ये कोड किया था। ऑब्जर्वेशन मेथड किसने दिया था? वाटसन ने, अभी मैंने बताया आपको। स्किनर ने क्या दिया है? स्किनर महोदय ने दिया है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये भी वही बात हो गई, थोड़ा सा अंतर है। आदमी कुछ व्यवहार कर रहा है, उसमें कुछ उसका अनुभव शामिल है, उसका अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान। उससे आगे क्रो एंड क्रो। अब ये क्रो एंड क्रो ये 2 अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, लेकिन ये ज्वाइंट चलते हैं। जैसे साइकोलॉजी, शिक्षण विधि साथ साथ चलती है ना रीट में, ऐसे ये साथ साथ चलते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। ये वही बात हो गई, कोई समाज में रह रहा है वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा उनका एक दूसरे से संबंध है। तो इसमें याद रखने की ऐसे ऐसे कैसे पता चलेगा किसने क्या कहा है। अब जैसे मानवीय संबंध आपको पता है, तो और कोई नहीं बोल रहा मानवीय संबंधों के बारे में। कौन बोल रहा है? क्रो एंड क्रो। सीधा याद रख जाएगा एक शब्द से, पूरा लाइन याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें व्यवहार और अनुभव दोनों चीज आ गई, कोई नहीं बोलेगा व्यवहार और अनुभव दोनों को। ऐसे एक एक करके एक शब्द कोट याद करना बस, उससे पता चल जाएगा ये परिभाषा किसकी है। उसके बाद बोरिंग जी ने क्या बोला है? मनोविज्ञान अवलोकनीय मानव व्यवहार से संबंधित है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। वही वाटसन साहब ने ऑब्जर्वेशन मेथड दिया, उसके बाद बोल रहा है ना ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो हम देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही मनोविज्ञान है। उन्होंने ये कह दिया। उसके बाद मन साहब आए। मन साहब ने क्या कहा?
आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। कोई क्या व्यवहार कर रहा है उसके बारे में अगर वैज्ञानिक खोज करी जाए, शोध करा जाए, यही मनोविज्ञान। इन्होंने ये बता दिया। उसके बाद इसकी कुछ विधियां हैं, मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां। विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली विधि जो वाटसन साहब मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। एक ये जो विधियां है ना, पेपर में नहीं आएंगी, मैं पहले ही बता रहा हूं, पेपर में नहीं आएंगी, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, बाई चांस आ जाए तो ये विधि कौन सी विषय की हैं। शिक्षण विधियों का है, मनोविज्ञान में शिक्षण विधि है ही नहीं है अलग से। ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, आप खूब जान ही गए भाई, एक दूसरे को देख के जो कर रहे हैं बिहेवियर, उसके बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं वही है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या है? कोई जानवर लाए या कोई आदमी लाए, उनके ऊपर प्रयोगशाला में अंदर जो भी कोई प्रयोग कर रहे हैं मनोविज्ञान के, प्रयोग विधि हो गई। उसके बाद केस स्टडी विधि। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी है किसी भी बच्चे का या आदमी का, किसी का भी, उसके जीवन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक का, उसके रिलेटिव्स का, उसके फ्रेंड्स का, सबका अध्ययन। तो ये केस स्टडी एक होल स्टडी है, पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी है। बच्चे से मतलब नहीं है, बच्चे के माता पिता के बारे में भी पूछा जाएगा, दोस्तों के बारे में, सभी चीज़ का मिला के अध्ययन हो गया केस स्टडी में। उसके बाद सर्वेक्षण विधि। समाज में आज भी सर्वेक्षण विधि आज भी चलती है, जनसंख्या के लिए सर्वे होता है ना, या चुनावों के लिए सर्वे होता है, उसमें जो काम आती है सर्वेक्षण विधि है, मनोविज्ञान। और दूसरी मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट मेथड, इनके आधार पर व्यक्तित्व की जांच की जाती है। टीएटी सुना है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये इसमें व्यक्तित्व की जांच की जाती है मुख्य रूप से। अब ये जो विधि है, अब खाली इनके बारे में आप जान रहे हैं, जहाँ भी इनका प्रयोग होगा वहाँ इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू आरपीएससी भी लेती है अपने यहाँ, तो वो क्या देखती है? आदमी का व्यक्तित्व भी तो देखती है इंटरव्यू के माध्यम से। दो की आपस में बातचीत, मतलब किसी भी व्यक्ति से हम बातचीत करके उसकी जो जांच करेंगे वो इंटरव्यू मेथड हो गया। उसके बाद समाज मिति में सोशियोमेट्री। इसमें क्या है कि समाज में रह के, समाज के बीच में रह के जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ भी रह रहे हैं, उसके एक जैसे साक्षात्कार हुआ, इसमें क्या है, वो आया, वो जब तक हमारे साथ है, जब तक का अध्ययन किया, वो इसमें क्या है कि वो हमारे पास से चला गया, फिर भी हम उसके ही पास हैं, तो पूरे टाइम ही उसका वो कर रहे हैं अध्ययन। ये समाज मिति में आ गया। फिर ये लॉन्गिट्यूडन, अनुदैर्य लंबवत। इसमें क्या है कि एक बच्चे का जन्म से लेकर और अब तक का अध्ययन, इसमें फ्रेंड सर्किल, परिवार वो नहीं लिए, केस स्टडी से अलग है ना। मतलब एक साल जब से वो पैदा हुआ, जब से लेकर 20 साल तक जैसे किसी का अध्ययन किया, तो 20 साल हो गई ना उस अध्ययन में, 20 साल लग गई आदमी को अध्ययन करते करते, ये हो गई लॉन्गिट्यूड। अब इसकी दूसरी एक और विधि है अनुप्रस्थ, से आगे होगी शायद, अनुप्रस्थ काट, ये और वो इससे पहली लंबवत और ये, इसमें अंतर ये है कि इसमें एक साथ जैसे एक महीने में और अलग अलग उम्र के 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे 20 साल तक के बच्चे लिए एक ही साथ, और एक महीने में उनका अध्ययन कर लिया, तो इसमें अध्ययन बाल विकास का पूरा अध्ययन हो गया ना 20 साल तक, और अलग अलग बच्चे थे एक महीने में हो गया। पहली वाली विधि में क्या अंतर था, एक ही बच्चे का अध्ययन हो रहा था 20 साल तक, तो वो लंबे समय तक चल रही है, ये छोटे समय तक चल रही है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ संप्रदाय हैं,